हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ऊंची उड़ान पर एक बार फिर। जी हाँ दोस्तों, आज हम चल रहे हैं पढ़ने हमारे सितंबर मंथ के पार्ट 4 की तरफ। जी हाँ, तो क्या कुछ रहने वाला है आज का सेशन। चलते हैं डायरेक्ट अपने सेशन की तरफ। ये रहा कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन पर पहला सवाल। जी हाँ, क्या सवाल है? किस राज्य सरकार द्वारा नई सीमांकन रेखाएं खींचने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? जी हाँ, ऐसी कौन सी सरकार है जिसने अपने राज्य में परिसीमन आयोग का गठन किया है? जवाब हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर हो ये रहा है कि जितने भी उसके संभाग हैं, जितने भी उसके जिले हैं या जितने भी उसके तहसील हैं, इन तहसीलों के नई सीमाओं के लिए नई सीमाएं बनाना है। इसके लिए इन्होंने एक आयोग का गठन किया है, परिसीमन आयोग। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज श्रीवास्तव। जी हाँ, अध्यक्ष है इसके मनोज श्रीवास्तव। इनकी अध्यक्षता में यह आयोग काम करेगा और ये पूरी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि भैया ये इतना बड़ा है, कितना बड़ा है कि बार बार इसमें ये करना पड़ रहा है, भैया सीमा बार बार हमको क्या करना है, मतलब चेंज करना है, तो हम कहेंगे भैया ये राज्य इतना बड़ा है। हमने कहा कितना बड़ा? हमने कहा पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आता है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है जी, तो भैया पहले नंबर पे कौन आता है? तो हम कहेंगे हमारे पहले नंबर पे हमारा राजस्थान आता है। और राजस्थान, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे छोटा कौन है। जी हाँ, लास्ट या सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ और भी खबरें हैं हमारे इस सेशन में। मध्य प्रदेश को ही हम लोग सोयाबीन प्रदेश भी कहते हैं। इस जानकारी को भी हमने पहले देख लिया था, हमारे पिछली वीडियोस में आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर शहरी, जितने भी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनकी संख्या लगभग 325 के आसपास मानी जाती है। 325 आसपास इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इन्होंने क्या किया है कि आयुष सुविधा उपलब्ध कराई है। क्या कराया है? आयुष सुविधा। जी हाँ, और ऐसा कराने वाले ये पहले राज्य बन गए हैं हमारा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश, यहाँ के सीएम मोहनलाल यादव, सीएम डॉक्टर मोहनलाल यादव। और यहाँ के राज्यपाल की अगर हम बात करेंगे, किसकी? राज्यपाल, जी हाँ, तो छगन भाई पटेल, मंगू छगन भाई पटेल यहाँ के सीएम है ना जी। चलिए, ये रहा सवाल, और ये सवाल से संबंधित क्या कुछ हमारा प्रश्न बनने वाला है। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे हमारे अपने सेशन में। क्या कुछ रहने वाला है अगला सवाल? जी हाँ, ये रहा सवाल। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 में लड़कियों की अंडर 16 स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? जी हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारी सुभी गुप्ता ने। जी हाँ, इन्होंने अंडर 16 में ना कि सिर्फ स्वर्ण जीता है, बल्कि अंडर 19 में, अंडर 19 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इन्हें रजत की प्राप्ति हुई है। ठीक है, शुभी गुप्ता। और अगर इस हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 इस समय कहां खेला जा रहा है? जी हाँ, श्रीलंका में ये खेला जा रहा है। 8 से लेकर के 60 तक के आयु वर्ग के लोग यहां पर मिलेंगे। खेल चल रहा है ना, मतलब ये हो गया 8 से लेकर के 60 तक के लोग यहां मौजूद रहे चेस खेलने के लिए। भारत की अगर बात करें तो भारत का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमको देखने के लिए मिला। लगभग 40 हमने स्वर्ण जीता है, 41 हमने रजत जीता है और लगभग 26 हमने कांस्य जीता है। तो कुल अगर मिला लिया जाए तो ये पदकों की संख्या हो जाती है हमारी 107। जी हाँ, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने 107 पदकों के साथ काफी अच्छी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है ना। चलिए, अगला सवाल हम देखते हैं क्या कुछ हमारे सामने रहने वाला है। जी हाँ, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? जी हाँ, हाल ही में अमेरिका से हमने क्या किया है, अमेरिका के साथ बात करी है। और अमेरिका से बात करके वहां का एक अधिनियम है जिसे हम लोग चिप्स अधिनियम भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर बनाने की बात की जाती है। भारत और अमेरिका दोनों मिल करके अब हम इस मुकाम में आगे बढ़ेंगे। सर, सेमीकंडक्टर जरा हम समझा देते हैं, ये सेमीकंडक्टर है क्या? बेसिकली अर्धचालक ऐसे, ये आज सारी चीज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लें,
हर एक चीज में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है लगभग सारी जगहों पर, है ना। और इन अगर विदेश की मतलब अगर देश में पूरे विश्व की अगर बात कर लें कि विश्व में कौन सा देश है जो सर्वाधिक सेमीकंडक्टर उत्पादन करता है, जी हाँ, उसका नाम हो जाएगा हमारा वियतनाम। दुनिया भर में हुए जाने वाले 100%, अगर 100 चिप्स का निर्माण कहीं हो रहा है तो उसमें से अकेला 60 चिप वियतनाम बनाता है। दैट मीन्स की 60% सेमीकंडक्टर का उत्पादन हमारा कौन करता है? वियतनाम करता है ना। और आगे की जो संभावना है, जिस हिसाब से लगभग हर चीज में एआई आ गया है ना जी, अब सारी चीजों में ही एआई आ जा रहा है। हम फॉर्म भी अगर फिल करते हैं, वहां पर आप देखिएगा गूगल फॉर्म हम लोग फिल करते हैं, जहां नेम लिखा होता है ऊपर भी आपका नाम आ जाता है। वो क्या चीज है? मेमोरी ही तो है। और मेमोरी सेव कहां होती है? कार्ड में होती है। कार्ड बनता किसी से? भाई साहब से हम लोग चिप कहते हैं, राइट। तो काफी ज्यादा व्यापार, इसका बाजार काफी ज्यादा होने वाला है। हमने इस क्षेत्र में अपना कदम रख दिया। चलिए भाई, अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। जी हाँ, किस देश ने ओशिन 2024 नामक अपना सबसे बड़ा नौ सैनिक अभ्यास आयोजित किया? जी हाँ, ओशिन। आंसर हो जाएगा हमारा रूस। जी, ये जो है ये रूस का अब तक का सबसे बड़ा नौ सैनिक अभियान था, जिसके तहत रूस के लगभग 90,000 सैनिकों ने भाग लिया है। अच्छा सर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग 400 हमको जंगी जहाज यहां पर दिखाई देगा, 150 एयरक्राफ्ट, और इतना ही नहीं भैया, अब इतने बड़े लेवल पर किया है, 90,000 सैनिक उतारा है, तो कहीं तो उतारे होंगे। हमने कहा जी, ये हमने उतार दिया आपके प्रशांत क्षेत्र में, प्रशांत महासागर में। बात करेंगे भूमध्य सागर की, बात करेंगे बाल्टिक सागर की, बात करेंगे कैस्पियन सागर की, है ना, कैस्पियन सागर। इतने क्षेत्रों में रूस ने दुनिया को दिखाया अपना दम। 90,000 सैनिकों के साथ लगभग 400 जहाजी बेड़े, 150 एयरक्राफ्ट, दुनिया ने पूरी तरीके से दिखाया कि भाई हमें आप छोटा समझने की गलती बिल्कुल ना करें। वैसे इनको समझता भी नहीं है कोई, है ना, लेकिन फिर भी ये भाई लोग दिखाते रहते, अच्छी बात है। पुतिन साहब डरा के ही रखते हैं, है ना, और काफी हमारा अच्छा पड़ोसी भी है रूस। चलिए जी, अगला सवाल काफी बढ़िया सवाल आया है कि भैया सीएम किसान योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? सीएम किसान योजना, जी हाँ, आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। दरअसल ये है क्या, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा सीएम किसान योजना है, ठीक है, इसके तहत जितने जो छोटे जमीन है, जिनके पास छोटी जमीन है, कम जमीन है, उनको दिया जाएगा 4,000 रुपया, और ये दिया जाएगा इन्हें 2 किस्तों में। कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं किसान योजना की, सीएम किसान योजना की, तो मन में बैकग्राउंड में एक और चीज बजते रहता है, सर ऐसा ही कुछ पीएम किसान सम्मान निधि सोचा था सर, सीएम किसान सम्मान निधि सोचा था, क्या कुछ वैसा ही है? हमने कहा हाँ जी, जरा आइए हम पीएम किसान सम्मान योजना को भी देख लेते हैं और सीएम किसान सम्मान योजना को भी देख लेते हैं। जी हाँ, तो जो पीएम किसान सम्मान योजना की बात की जा रही है, ये योजना है ना, 1 साल में, कितने साल में भैया? 1 साल में एक किसान को 6,000 रुपए, और ये भी कितने इंस्टॉलमेंट में हम बात करेंगे, ये दिया जाता है 3 किस्तों में। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में दी जाने वाली एक राशि है। ठीक है जी, किसने किया? मोदी जी ने। भैया हमारे राजस्थान के सीएम आए, उन्होंने कहा ना भाई ऐसे कैसे, आप भैया 6,000 दे रहे हो, एक काम करो इसमें 2,000 हम भी अपना देंगे। तो भैया पीएम किसान का ये 6,000 जो कि पहले से ही इसमें इंक्लूडेड है पीएम वाले में, और इसमें उन्होंने क्या किया है कि 2,000 रुपए और दे दिया। कितना? 2,000 और अपनी तरफ से ऐड किया, और ये कह दिया कि भैया ये 8,000 रुपए आपको कितने राशियों में मिलेंगे? कुल मिला के 4 किस्तों में आपको दिए जाएंगे। तो ये रही हमारी किसान सम्मान निधि योजना की बात, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात। किसान सम्मान की योजना की बात करेंगे तो 2 किस्त में 4,000 रुपए किसे? जिनके पास जमीन है उन्हें, और जिनके पास जमीन नहीं है भाई साहब उनको और ज्यादा, उनको मिलेगा 12,500। अब कहिएगा सर तो बेईमानी हो गया, भैया जिसका जमीन है होगा 4,000, जिसका जमीन है होगा 12,500। तो भैया 12,500 इसको इसलिए दिया गया है ताकि भैया अपना कोई आप कुटीर उद्योग कर सके, छोटा मोटा उद्योग कर सके, जिससे आपकी जिंदगी काफी अच्छे तरीके से चलती रहे। ठीक है, चलिए जरा जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइए इस समय उड़ीसा के सीएम कौन है? जी हाँ, मुख्यमंत्री उड़ीसा के कौन है? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा सवाल रहा
कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 और इसके बाद होगा फिर 25 क्रमशः किस देश में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, हम बात करेंगे किसकी, क्वाड की बात करेंगे। क्वाड का जो सम्मेलन है कहां पर होगा, 2024 में किया जाएगा अमेरिका में और 2025 में किया जाएगा हमारे भारत में। ठीक है, दरअसल अगर हम जरा वर्ल्ड मैप को थोड़ा अच्छे से अगर गौर करें तो आप देखेंगे, मोटा मोटी मैं ग्राफ आपको बना के चलता हूं, मतलब बता समझाने की कोशिश करता हूं। भारत का एरिया, हिंद महासागर का एरिया। अच्छा, जब यहां से हम इस तरफ बढ़ते हैं अरब सागर दिखाई देता है, यहां पर हम बढ़ते हैं हमको अफ्रीका दिखाई देता है, अफ्रीका से आगे बढ़ेंगे प्रशांत क्षेत्र हमको, मतलब यहां पर हमको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, यानी कि अमेरिका से। अगर हम इस साइड से भी चले, यहां पर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक, तो यहां से रूस से जब हम जैसे ही आगे की तरफ बढ़े तो यहां पर हमारा अपोजिट साइड क्या होगा, अमेरिका होगा। अच्छा जी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हमारा इस रेंज में फैला हुआ है। ठीक है, जापान की अगर हम बात करें तो जापान हमारे यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, राइट। और हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हमको ऑस्ट्रेलिया यहाँ इस क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अब इन दोनों को कवर कौन करता है, जापान, भारत, है ना। और इनका संबंध किससे है, हमारे यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया कवर करते हुए। तो इस तरीके से एक हम चतुष्कोणीय क्या करते हैं, क्वाड में एक चतुष्कोणीय आकार बनता है। और किस लिए बनता है, आज के डेट का जो क्वाड है इसकी अपनी फिलहाल ये है, कहानी की शुरुआत होती है 2004 में आई हुई सुनामी के साथ। जी हाँ, जैसे ही ये सुनामी आती है गुजरात में, इस सुनामी के साथ ये चारों देश मिलते हैं और सारे देश आपस में एक दूसरे से मिल करके सहयोग करने की बात करते हैं कि सारे लोग अपन सहयोग करेंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात आई गई हो गई। फिर मामला सलट गया, सुनामी की बात खत्म हो गई, सारी बात शांत हो गई, तो ये क्वाड भी थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन कहानी में मोड़ आता है कब, 2017 में। अचानक से 2017 में, दरअसल अचानक नहीं, कहानी तो पीछे चली रही थी, लेकिन 2017 में फिर से वापस से इस क्या कहते हैं, इस क्वाड का एक बार फिर उदय हमको देखने के लिए मिलता है ना। तो पूछ लिया जाएगा कभी कि क्वाड की पुनः स्थापना कब हुई थी। तो पुनर्स्थापना की बात करेंगे क्वाड के, तो 2017 में पुनर्स्थापना हुई थी। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, चीन के बढ़ते हुए, है ना, इस क्षेत्र में हमने देखा था कि भैया चीन का बहुत ज्यादा क्या रहा है, इंटरफेयर रहा है। इसको कम करने के लिए हम चार देशों ने आपस में स्ट्रेटेजी बना करके क्या किया है, काम करना शुरू किया है। चलिए भाई, ये रहा सवाल। अगले सवाल की तरफ हम अपने बढ़ेंगे। हाँ जी, युद्ध अभ्यास 2024, जी ये नाम ही है, युद्ध अभ्यास 2024, ठीक है, का 20वां संस्करण 9 सितंबर से 22 सितंबर तक कहां आयोजित किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। जी, दरअसल ये जो 20वां संस्करण है हमारे किस चीज का, युद्ध अभ्यास का, ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के साथ, किसके साथ, भारत और अमेरिका का आपसी क्या कहते हैं, युद्धाभ्यास है। एक एक साल के बीच पर, मतलब आज एक साल हमारे पास करेंगे, अगले साल हम अमेरिका जाएंगे, फिर अगले साल वो हमारे यहाँ आएंगे, तो ऐसे करके हम ये युद्धाभ्यास करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इन युद्धाभ्यासों का सबसे बड़ा एक फायदा ये होता है कि मिलिट्री, है ना, मिलिट्री का हम लोग क्या करते हैं, मिलिट्री के साथ हम लोग अपनी तकनीक को साझा करते हैं। इससे हमें भी कुछ सीखने के लिए मिलता है, कुछ बाकी देशों को भी सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। कहां पे हुआ है, राजस्थान में, किसके साथ, यूएसए। अच्छा, यूएसए से सर एक चीज और है क्या, हमने कहा कि भाई यूएसए जो है हमारा, हमने यूएस के साथ एक और परीक्षण किया है, एक प्रशिक्षण लिया है, मतलब युद्धाभ्यास किया है ना, उसे कहा जाता है टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प काफी ज्यादा पूछ लिया जाने वाला, टाइगर ट्रम्प, ट्रम्प नहीं है, काइंडली इसको डोनाल्ड ट्रम्प से ना जोड़े, है ना, हाँ वो वाला, ऐसा नहीं कि ट्रम्प जो है टाइगर है, वो टाइगर नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो टाइगर ट्रम्प, इसमें क्या होता है, इसमें भारत की तीनों सेनाएं, तीनों सेना का संयुक्त अभ्यास होता है ना, टाइगर ट्रम्प का। चलिए भाई, जरा लगे हाथ हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाल ही में भारत का फ्रांस के साथ, किसके साथ, फ्रांस के साथ अभी एक युद्धाभ्यास हुआ है हाल ही में, क्या नाम है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल क्या रहा कि 72 वर्षीय सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, ये किस पार्टी के महासचिव थे। जी हाँ, सीताराम येचुरी अपने क्या कहते हैं, अपने वक्तव्यों के लिए जाने जाते थे, बेबाक अंदाज इनका रहा,
काफी बढ़िया। 72 साल की उम्र में क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई। किस पार्टी से थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। जी, दरअसल कहानी की शुरुआत है, ये मार्क्सवादी कहानी की शुरुआत है। भारत में अगर इसकी बात करेंगे तो जगह है कानपुर। जगह कहां है भैया? कानपुर। कानपुर अपने यूपी में पड़ता है ना जी? जी, यूपी में। कहानी है 1926। 1926 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा। कब की गई? 1926 में। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इसके बाद क्या होता है? ये पार्टी का गठन हुआ, ये लोग चले साथ में, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अचानक से 1964 में एक पार्टी यहां से अलग होती है, कम्युनिस्ट पार्टी से एक पार्टी अलग होती है, और उस पार्टी को हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, मार्क्सवादी, CPIM। एम मींस मार्क्सवाद को ये करते हैं। ठीक है, जरा हमें बता दीजिए कि मार्क्स से संबंधित ये जो हमारा ये है कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी किस देश से निकली हुई पार्टी? जरा कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताइए। अच्छा, जरा हम पानी पी ले, है ना? चलिए, हाँ भाई, तो अगला सवाल क्या है हमारा? 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है? जी हाँ, आंसर हो जाएगा हमारा माही श्वेता राज। कहाँ की हैं? पटना बिहार की हैं। इसीलिए ये बीपीएससी में बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन बनने जा रहा है। ठीक है, पटना बिहार की हैं। इन्हें क्या मिला है? 2 स्वर्ण मिला है। तो सर, एक खेल में तो 2 स्वर्ण मिलता नहीं है, तो अलग अलग खेल होगा। हाँ जी, क्या मिला है इन्हें? तैराकी में। जी, तैराकी की प्रतियोगिता है जिसमें हम लोग कहते हैं 50 मीटर बटरफ्लाई, है ना जी। और इसके बाद फिर मिला है 100 मीटर की बटरफ्लाई में, इन्हें दोनों में स्वर्ण पदक मिला है। माही श्वेता राज पटना के दानापुर के आसपास या गोला रोड के आसपास की है। ठीक है, जब ये इन्होंने अपना नाम रोशन किया, जब बिहार का नाम रोशन किया, तो भैया अब परिवार के मुखिया आएंगे, नीतीश बाबू आए सामने, बोले हो बेटी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया, है ना, एक काम करो, चलो अपनी तरफ से गिफ्ट दिया। बोले क्या गिफ्ट दिया? तो इन्हें बिहार सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। जी हाँ, कितना मिला है? बिहार सरकार की तरफ से 2 लाख का इन्हें पुरस्कार मिला है। किसे? हमारी माही श्वेता राज को। ठीक है, चलिए, ये रहा सवाल और ये उसका सॉल्यूशन। अच्छा जी, लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि ये जो हमारा 77वीं राष्ट्रीय चैंपियन, राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता हो रही है, ये कहां पर हो रही है? ठीक है, राज्य का नाम कर्नाटक, कर्नाटक में आयोजित है। यहीं पर हमारी माही श्वेता राज ने 50 मीटर और 100 मीटर बटरफ्लाई में, तैराकी में गोल्ड मेडल लिया है, और बिहार सरकार ने इन्हें क्या किया है? 2 लाख रुपए के सम्मान राशि से इन्हें सम्मानित किया है। बीपीएससी और दरोगा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, क्या रहेगा हमारा अगला सवाल? हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। क्या है भाई? हाँ जी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यानी कि जाक्सा। जी हाँ, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा। और बात करेंगे यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। हाँ जी, इसने क्या किया है? किस ग्रह के लिए व्यापक अध्ययन के लिए एक संयुक्त मिशन, कौन सा वो किस ग्रह के लिए इन्होंने मिशन की शुरुआत की है? बुध। मिशन का नाम क्या है ना, कभी कभी एग्जाम में नाम भी पूछ लेगा। जी हाँ, मिशन का नाम है बेपी कोलंबो। बेपी कोलंबो। जी हाँ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर के हमने क्या, जापान ने क्या किया? बुध के लिए, बुध को खोजने के लिए कि भैया उस पर हम और क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए जापान ने एक अपना मिशन लॉन्च किया। मिशन का नाम है बेपी कोलंबो। ठीक है जी। अच्छा, जरा एक सवाल यहां पर और बनता है, क्या चीज? हमारे जाक्सा से हाल ही में जाक्सा ने, यानी कि हमारे जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने
एक लकड़ी का, किस चीज का भाई, लकड़ी का सैटेलाइट, है ना, लकड़ी का सैटेलाइट अभी अंतरिक्ष में भेजा है ना। पिछली वीडियोस में हमने इसे देख लिया है, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाएंगे कि ये लकड़ी का सैटेलाइट, है ना, किस लकड़ी से बना है। ठीक है, काफी अच्छा मतलब ये रहा। चलिए भाई, यहां से कुछ कुछ सवाल है, अच्छा कुछ ज्योग्राफी का कुछ सवाल है जो यहां से बनता है कभी कभी जब बुध आया है। तो अब एक चीज जरा देखते चलेंगे अपने साथ। कभी कभी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है अलग अलग एग्जाम्स में कि भैया सूर्य से दूरी के क्रम में बढ़ती दूरी, है ना, बढ़ती या घटती दूरी, कभी कभी पूछ देगा। सॉरी, सूर्य से बढ़ती या घटती दूरी, है ना, और इसमें पूछेगा ग्रहों की स्थिति। ये बताइए ग्रहों की क्या स्थिति है। मतलब कि यहां पर जैसे हमारा सूर्य है, तो सूर्य से निकट कौन सा ग्रह है, इसके बाद कौन सा ग्रह है, इसके बाद कौन सा ग्रह है। दरअसल कभी कभी एग्जाम में हो जाता है कंफ्यूजन, और ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हमें बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं किया होता है या ऐसी चीजें होती है। चलिए जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अगर आपको सूर्य याद है, क्या याद है भैया, सूर्य अगर याद है तो सूर्य के बाद आपको एक ग्रह याद रखना है जिसे हम लोग कहते हैं बुध। जी हाँ, यही वो बुध जिसको भेजने के लिए हमने नहीं, एक्चुअली जापान ने और यूरोपियन एजेंसी ने क्या किया है, हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है जिसे कहते हैं बेपी कोलंबो। ठीक है जी, तो बुध के बाद अगर ये बुध आपको याद है तो इसके बाद सारा एक लाइन से आपको ग्रहों की स्थिति पता चल जाएगी। बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है, बस इतना याद रखिए कि बुधवार से जो गिनती गिनेंगे हम वो एक एक दिन के गैप पर गिनेंगे। जैसे बुधवार के बाद क्या आता है भैया, गुरुवार आता है। हाँ जी, गुरुवार के बाद क्या आता है, कहा शुक्र आता है ना, तो हम यहां पर लिख लेंगे शुक्र, मतलब एक एक दिन को गैप कर देंगे। ठीक, शुक्र के बाद फिर क्या आएगा, शनि आएगा, शनि नहीं लिखेंगे। शनि के बाद क्या आएगा, रवि आएगा, रवि मतलब तो सूरज ही होता है। हाँ जी सर, तो रवि ऑलरेडी है, तो फिर यहां पर डाल दीजिए धरती को। तो शुक्र के बाद आ जाती है हमारी पृथ्वी, और वैसे भी याद कर लीजिए कि रविवार को हम लोग छुट्टी मनाने चलेंगे, पिकनिक मनाने, कहां जाएंगे, धरती पर ही जाएंगे, है ना जी। चलिए, पृथ्वी रविवार हो गया है, रविवार के बाद फिर क्या बचेगा हमारा, सोम के बाद मंगल। देखिए यहां पर आ जाएगा हमारा मंगलवार। अच्छा जी, मंगलवार के बाद फिर 2 दिन बढ़ेंगे, एक दिन गैप करके, मंगल के बाद बुध, और बुध के बाद फिर वापस बृहस्पति। तो यहाँ पे हमारी कौन सी, यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रह है, बृहस्पति है। अच्छा जी, बृहस्पति के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, शुक्र हो चुका है ना जी। शुक्र के बाद क्या आएगा, शनि। तो बृहस्पति के बाद फिर क्या बचेगा हमारा, शनि। जी हाँ, तो दिन के हिसाब से तो ये हो गया हमारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, बढ़िया। चलिए, शनि के बाद हम बात देखते हैं, स्थिति आती है अरुण की। अरुण के बाद आते हैं वरुण, और सबसे लास्ट में यमराज तो है हैं, यम जिसे प्लूटो कहा गया है। और अभी के हमारे जो वर्तमान खगोल शास्त्री हैं या ऐसे जितने लोग हैं, उन्होंने कहा कि भैया अभी फिलहाल हम यम को क्या नहीं मानेंगे, ग्रह नहीं मानेंगे। तो ग्रहों की संख्या टोटल 8 बताई गई है। हालांकि हमारे सनातन धर्म में आज भी हम लोग 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, वो ये अलग बात है। चलिए, इनमें से 1 2 3 4, अगर आप देखिएगा कि इनमें से 1 2 3 4 यानी मंगल ये सूर्य से निकट माने जाते हैं, और इसके बाद के जो है ये सूर्य से बाहर मतलब दूर की तरफ माने जाते हैं। तो जो सूर्य से नजदीक की तरफ स्थित है, अंदर की तरफ स्थित है ना, बुध से लेकर के मंगल तक के ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आंतरिक ग्रह। ठीक है, और इस आंतरिक ग्रह की खूबी ये है कि ये सारे आंतरिक ग्रह लगभग ठोस अवस्था में आपको पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे उल्का पिंडों का यहां पर है, बहुत है। ठीक है जी, इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है बृहस्पति। तो ये इसके बाहर है ना, इससे बाहर बनेंगे तो हम कहेंगे कि भैया ये क्या है, हमारा बाह्य ग्रह है। ठीक है, बाहर के ग्रह हैं, अंदर के ग्रह को आंतरिक ग्रह कहेंगे, ठोस हुआ करते हैं। बाहर के ग्रह को बाह्य ग्रह कहेंगे, नॉर्मली गैसीय अवस्था में वो लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ये रहा सवाल। कैसा लगा सेशन हमें बताइएगा जरूर, है ना। आप लोग के लिए जो कुछ भी मेहनत हम लोग से हो सकती है वो हम लोग करते हैं। सेशन कैसा लगा शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।